हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज पंकज पठानिया और आपका जो है वो इंजीनियरिंग फिजिक्स के लेक्चर सीरीज में स्वागत है। आज मैं जो आपके लिए टॉपिक लेके आया हूँ वो पिछले वाले जो टॉपिक जो लेक्चर हमने पढ़ा था उसका मतलब कंटिन्यूटी में है। वो है मैक्सवेल फोर्थ इक्वेशन एंड कॉन्सेप्ट ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट। तो हमने तो मैक्सवेल्स की तीनों इक्वेशन को ड्राइव किया था लास्ट लेक्चर में और उनकी सिग्निफिकेंस के बारे में भी हमने पढ़ा था। और हमने ये कहा था कि मैक्सवेल इक्वेशन जो है वो क्या है, बैकबोन ऑफ इलेक्ट्रोडायनामिक्स है, जैसे कि न्यूटन्स लॉ जो है वो मैकेनिक्स के जो है वो बैकबोन है। ठीक है बच्चों। सो मैक्सवेल ने 4 इक्वेशन दी, मतलब 4 इक्वेशंस हमने पढ़ी थी बच्चों, डिफरेंशियल फॉर्म और इंटीग्रल फॉर्म में। तो मैक्सवेल इक्वेशन क्या है, वो बेसिकली क्या है, द बेसिक्स लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। मैक्सवेल ने उनको एक बेसिकली जो 4 बेसिक लॉज है उनको एक मैथमेटिकली फॉर्म में लिखा था, जिसे कि मैक्सवेल की इक्वेशंस कहा गया। और उनकी हेल्प से फिर आगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की थ्योरी जो है वो हम आगे जनरेट करेंगे। ठीक है। तो ये 4th इक्वेशन, फर्स्ट जो इक्वेशन थी वो थी गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, सेकंड इज द गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटोस्टैटिक, थर्ड इज द फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शंस, और फोर्थ हम बात कर रहे हैं वो है मॉडिफाइड एम्पियर सर्कुलर लॉ। तो एम्पियर सर्कुलर लॉ हमने पढ़ा था बच्चों, दैट इज बेसिकली द मैग्नेटोमोटिव फोर्स generated to this loop C is equal to the total current enclosed by the loop। तो पहले हम एम्पियर सर्कुलर लॉ के बारे में बोलेंगे और ये क्या है, मॉडिफाइड एम्पियर सर्कुलर लॉ। एम्पियर सर्कुलर लॉ क्या है बच्चे, यहां से ध्यान से देखिए। एम्पियर सर्कुलर लॉ में दैट इज मैग्नेटोमोटिव फोर्स, दैट इज H डॉट dl is equal to the total charge enclosed by this I। ठीक है। एंड I क्या है, टोटल। I को हम बेसिकली बच्चों किस फॉर्म में लिखते हैं, J डॉट ds। ठीक है। टोटल इज बेसिकली टोटल करंट इनक्लोज्ड, तो ये हमारे पास हो गया J डॉट ds, दैट इज द सरफेस। यदि यहां पे कोई सरफेस है तो टोटल करंट डेंसिटी यहां पे हम बात करें। ठीक है। तो टोटल J को हम पूरे को मेस में इंटीग्रेट कर देंगे तो टोटल करंट हमें मिल जाएगा। ठीक है। यदि मीडियम नॉन यूनिफॉर्म है तो हम बेसिकली करंट डेंसिटी के फॉर्म में इसको हम डिस्क्राइब करते हैं, और हर सरफेस से करंट डेंसिटी को हम क्या करते हैं, या ऐड करते जाएंगे या इस पूरे को हम इंटीग्रेट कर देंगे। तो I इज इक्वल टू J डॉट ds। ठीक है। अब ये H डॉट dl, इसको हम क्या करेंगे बच्चों, लाइन इंटीग्रल को हम क्या करेंगे, इस लाइन इंटीग्रल को सरफेस इंटीग्रल में कन्वर्ट करेंगे विद द हेल्प ऑफ द स्टोक्स थ्योरम। तो स्टोक्स थ्योरम से अकॉर्डिंग दैट इज द कर्ल ऑफ H, कर्ल ऑफ H डॉट ds is equal to J डॉट ds। ठीक है। अब यहां से कर्ल ऑफ H माइनस J डॉट ds इज इक्वल टू 0, और ये सरफेस इंटीग्रल है। ठीक है। तो अब हम यहां पे बात करते हैं कि ये H जो है, अब देखिए ये जो सारे सरफेस पे हमें जो है वो ट्रू है, तो ये जो इंटीग्रेंड है वेक्टर की आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग, ये जो इंटीग्रेंड है वो क्या होगा, वैनिश हो जाएगा। तो इसको हम बेसिकली किस फॉर्म में लिखेंगे, डेल्टा क्रॉस H इज इक्वल टू G। ठीक है। इसको हम बेसिकली कर्ल ऑफ H भी लिखते हैं, दैट इज ये डेल क्रॉस, ये क्या है, कर्ल ऑपरेटर है ये, और डेल्टा कितना है, ये ऑपरेटर है, डेल अपॉन डेल एक्स प्लस J डेल अपॉन डेल वाई प्लस K डेल अपॉन डेल Z। ठीक है। तो ये आपको बिल्कुल ध्यान होना चाहिए। नाउ अब इसको हम इंटीग्रेट, तो ये हमारे पास क्या है, ये
जो है बेसिकली एम्पियर सर्कुटल लॉ है। अब इसको मॉडिफाई किया किसने? इसको मॉडिफाई किया मैक्सवेल ने। अब ये जे आया ना, जो जे, इसको हम इक्वेशन 1 लिख दें। जो इक्वेशन 1 में जो जे आया उसमें जो, अब इसको हम देखें क्या ये इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी में ये मतलब वैलिड है? क्या है इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी बच्चों? डेल क्रॉस जे इज इक्वल टू माइनस डेल रो बाई डेल टी। डाइवर्जेंस ऑफ जे, जितना करंट डेंसिटी सरफेस से बाहर आ रहा है, डाइवर्ज हो रहा है, दैट इज इक्वल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ द वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी ऑन द थ्रू द सरफेस। ठीक है, तो क्या ये प्रूव होगा? तो हम इसको लॉ ऑफ क्वांटिटी को यहां पे लिख ले, डेल्टा क्रॉस जे इज इक्वल टू माइनस रो बाई डेल टी। अब ये जो मॉडिफाइड एम्पियर सर्कुलर लॉ, इसमें क्या किया, इस इक्वेशन 2 ये जे को क्या कर दिया, जेडी ऐड कर दिया। अब क्यों करना पड़ा, क्यों हमें ये मतलब कि मैक्सवेल को ये मॉडिफाई करनी पड़ी? जो फोर्थ इक्वेशन जो हमने यहां पे लिख रखी है, इसको पूरे को हम स्टार बना दें। ठीक है, तो यहां से जो है, इससे क्या मतलब हुआ कि जो चार्ज स्टेडी स्टेट करंट जो है या करंट डेंसिटी जो है वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करती है। पर यहां पे हम बात करेंगे कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आल्सो प्रोड्यूस द मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो हम यहां पे बात क्यों हमें जरूरत पड़ी मॉडिफाई करने की इस एम्पियर सर्कुलर, बिकॉज इक्वेशन 1 is not satisfy the law of conservation of charge, or you can say that the continuity equation, that is basically continuity equation। क्यों? अब देखिए यहां से यदि कर्ल ऑफ, हम इक्वेशन बने मतलब इक्वेशन 1 है, taking the divergence of equation 1, हम क्या कर रहे हैं, कर्ल मतलब रोटेशन और डाइवर्जेंस मतलब कि डाइवर्ज होना। ठीक है बच्चों, तो हम यहां पे डाइवर्जेंस हम यहां पे ले लेंगे किसका, कर्ल ऑफ एच का, दैट इज डाइवर्जेंस ऑफ जी, इक्वेशन 1। तो यहां से देखिए कि कोई फील्ड यदि रोटेटरी है, ठीक है, रोटेशन है, कर्ल है उसमें, तो वो डाइवर्स नहीं हो सकती है। तो इसका मतलब है दिस इज इक्वल टू 0, दैट इज डाइवर्जेंस जे इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया कि जो हमारे पास, हमें जो है इस इक्वेशन को जो कि इक्वेशन 1 है उसको हमें मॉडिफाई करने की जरूरत पड़ी। तो मैक्सवेल ने क्या कर दिया, एक और टर्म जो है वो जेडी जो है वो, दैट इज द डिस्प्लेसमेंट करंट जो है वो इंट्रोड्यूस कर दिया, जो कि इक्वेशन 2 में हम यहां पे बात कर रहे हैं। अब ये इससे क्या है, सबसे बड़ा प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, जो वो है कैपेसिटर वाली प्रॉब्लम। कैपेसिटर को समझना इजी हो गया। ठीक है, इजी। इसका मतलब यह है कि यदि किसी सर्किट में डिसकंटिन्यूटी है, सपोज करो कि कैपेसिटर हमने इंट्रोड्यूस कर दिया, तो क्या करंट फ्लो होगा? तो क्या वो, इसका मतलब है कि वो करंट तो फ्लो होगा, पर इसके बीच वाला जो करंट होगा वो बेसिकली डिस्प्लेसमेंट करंट होगा। वो ये तो चार्ज फ्लो कर रहा है, तो ये क्या है, कंडक्शन करंट है, पर यहां पे चार्ज क्या हो रहा है, या एक्यूमुलेट हो रहा है, चेंज हो रहा है पॉजिटिव। जैसे पॉजिटिव साइकिल में पॉजिटिव, यहां पे फिर नेगेटिव साइकिल में नेगेटिव, तो क्या होगा, चार्ज क्या हो रहा है, डिस्प्लेस्ड हो रहे हैं। एक प्लेट के मतलब एक प्लेट से दूसरे प्लेट में डिस्प्लेस हो रहे हैं, चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ द कैपेसिटर। ठीक है, तो इससे क्या हो रहा है कि ये बेसिकली द रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, वो चेंज हो रही है, तो वो भी क्या करेगी, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगी। जैसे कि करंट के सराउंडिंग में भी मैग्नेटिक फील्ड जो है वो, यदि वायर है तो उसके सराउंडिंग में भी क्या होगा बच्चों, करंट, उसके सराउंडिंग में भी यदि करंट फ्लो होगा तो मैग्नेटिक फील्ड होगा। और यदि इसके बीच में गैप होगा, फॉर एग्जांपल दिस इज कॉन्टिन्यूस, यदि इसके बीच में गैप हो गया,
तो ये कैपेसिटर प्लेट की तरह हम इसको मॉडल करते हैं। तो इसके बीच में जो करंट होगा वो बेसिकली डिस्प्लेसमेंट करंट होगा। तो मैक्सवेल ने जब ये डिस्प्लेसमेंट करंट को ऐड किया तो उसने इस पूरे के पूरे जो फिनोमिनन को इसने कंप्लीट कर दिया। ठीक है, जहां पे गैप होगा वहां पे डिस्प्लेसमेंट करंट होगा, और जहां पे गैप नहीं होगा वहां पे क्या होगा कि एक्यूमुलेशन ऑफ चार्जेस नहीं होगी, वहां पे कंडक्शन करंट जो होगा वो फ्लो। ठीक है, तो टोटल करंट इज बेसिकली, तो हमारा जो इक्वेशन 1 नाउ इट इज इक्वेशन 2। तो यहां पे तो डिस्प्लेसमेंट करंट क्यों आया? द एक्यूमुलेशन ऑफ charges on the capacitor plate produce a potential difference between plate responsible for the displacement current। तो ये बेसिकली डिस्प्लेसमेंट वेक्टर डी हम अब यहां पे बात करते हैं। अब ये जे डी इस फॉर्म में कैसे आया, अब हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब हम यहां से स्टार्ट करें तो अब हमारे पास क्या है इक्वेशन, कर्ल ऑफ एच इज इक्वल टू जे, ये एम्पियर सर्कुलर लॉ है, दिस इज जे डी। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट करंट गैस। अब यहां पे हमने क्या कर लिया, दोनों तरफ डाइवर्जेंस ले लिया। डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल एच इज इक्वल टू डाइवर्जेंस ऑफ J प्लस डाइवर्जेंस ऑफ JD। अब ये डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल तो क्या हो गया बच्चे, 0 हो गया, इज इक्वल टू डाइवर्जेंस ऑफ J प्लस डाइवर्जेंस ऑफ JD। अंडरस्टैंड? नाउ डाइवर्जेंस ऑफ JD इज इक्वल टू माइनस डाइवर्जेंस ऑफ जे, और ये कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन के अकॉर्डिंग क्या होगा, डाइवर्जेंस जे डी इज इक्वल टू माइनस डेल रो बाई डेल टी। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया डाइवर्जेंस जे डी इज इक्वल टू माइनस डेल रो बाई डेल टी। इसको हम इक्वेशन नंबर स्टार मान लें। ठीक है, अब यहां पे हमारे पास इक्वेशन पता है, व्हाट इज द इक्वेशन, डेल डॉट डी इज इक्वल टू रो। ये कौन सा है, ये है फर्स्ट मैक्सवेल की इक्वेशन। ठीक है, तो यहां से मतलब कि डाइवर्जेंस ऑफ डी, जितना जो इलेक्ट्रिक मतलब डिस्प्लेसमेंट वेक्टर डाइवर्ज होगा, दैट इज इक्वल टू द चार्ज इनक्लोज बाय दैट वॉल्यूम। मतलब किसी वॉल्यूम से सरफेस के थ्रू जितना जो इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर डाइवर्ज होगा उतना जो है वो बेसिकली बाहर जाएगा, दैट इज इक्वल टू द वॉल्यूम चार्ज है, इसकी हम यहां पे बात कर रहे हैं। ठीक है, कितना वॉल्यूम कितना चार्ज इनक्लोज है, दैट इज द गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो यहां से रो डाइवर्जेंस डी इज इक्वल टू रो, तो यहां पे रो की जगह हम क्या पुट कर देंगे, डाइवर्जेंस जे डी इज इक्वल टू माइनस डेल अपॉन डेल टी इज इक्वल टू, ये तो हो गया बच्चों प्लस हो गया, ये तो माइनस डाइवर्जेंस है तो ये माइनस था, तो ये प्लस हो गया डेल अपॉन डेल टी डाइवर्जेंस ऑफ डी। डी क्या है हमारे पास, एप्सिलॉन ई। यदि प्लेट के अंदर फ्री स्पेस है तो एप्सिलॉन होगा वो एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, तो कोई मीडियम नहीं होगा। इससे क्या हो गया, डाइवर्जेंस डी हो गया, एंड दिस डाइवर्जेंस से डाइवर्जेंस जे डी माइनस डेल अपॉन डेल डी अपॉन डेल टी इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसमें दिस इज नॉट इक्वल टू 0, तो ये वाली टर्म क्या हो गई, दैट इज इक्वल टू 0। तो यहां से ये जे डी जो आया दैट इज डेल डी बाई डेल टी। द चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट मीन्स इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर प्रोड्यूस द डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी दैट इज जे डी। ठीक है, तो जे डी हमारा कितना हो गया, डेल डी बाई डेल टी।
तो यहां से हम इसको जेडी की जगह हमने डेल डी कर दिया। और यदि हम इसको और अच्छे से समझने की कोशिश करें तो डेट इज कर्ल ऑफ एच इज इक्वल टू जे रो ई होगा ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग, प्लस डी की जगह हम लिख दें एप्सिलॉन डेल ई बाई डेल टी। तो इसका क्या मतलब हो गया बच्चों? अब ध्यान से समझने की जरूरत है इस चीज को कि ये जो इक्वेशन बन गई इसको हम डबल स्टार कर रहे हैं। चलो, ये डबल स्टार इक्वेशन क्या बोलती है कि सिर्फ स्टैटिक फील्ड ही नहीं मतलब कर्ल प्रोड्यूस करती है, बल्कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आल्सो प्रोड्यूस द मैग्नेटिक फील्ड। ये एच और बी के बारे में आपको मैंने बताया था बच्चों, बी इज इक्वल टू म्यू एच। बी इज द मैग्नेटिक फ्लक्स और एच इज द अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। तो इसका मतलब है कि यदि हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड और चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड पता हो, नहीं यदि हमें एच पता हो, हम यहां पे एच कैलकुलेट कर सकते हैं यदि हमें ई और जो रेट ऑफ चेंज ऑफ ई हमें पता हो। ठीक है, तो ये क्या हो गया? मैक्सवेल की फोर्थ इक्वेशन। तो आपको हमेशा याद रखना है कि मैक्सवेल की फोर्थ इक्वेशन के से हमें क्या मिला कि सिर्फ स्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर सकती है, बल्कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विल आल्सो प्रोड्यूस द मैग्नेटिक फील्ड। और फैराडे लॉ में क्या था? द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस द इलेक्ट्रिक फील्ड। सो इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, मतलब ये जो मैक्सवेल की इक्वेशन वो कपल्ड इक्वेशन है इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म। ठीक है, अब इनकी हेल्प से हम क्या करेंगे? जो मैक्सवेल की जो फोर इक्वेशन है, वो जो फोर इक्वेशन से हम जो है वो नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की इक्वेशन जनरेट करेंगे फ्री स्पेस में, और हम ये भी देखेंगे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है वो ट्रांसवर्सिव नेचर है। ठीक है, और हम उसमें जो है वो टोटल एनर्जी भी कैलकुलेट करेंगे और कितनी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एनर्जी मोमेंटम कैरी कर रही है वो भी हम डिस्कस करें।